अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? सही। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूरल नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। बट ये कहाँ पर और किन सिनेरियोज में हमें यूज़ करना चाहिए। अगर ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें ज़्यादा वर्किंग है, तो हमें ये किन सिनेरियो में यूज़ करने चाहिए, तो वो बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, किस तरीके से उसको ट्रेन करते हैं ये भी समझाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से वो ट्रेन होता है इन दी एंड। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं न्यूरल नेटवर्क की वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसकी एक दो एग्जाम्पल हैं। ऑल दो के देखें, इसके न्यूमेरिकल्स क्लास के अंदर करवाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसके एक दो न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करेंगे। तो गौर से सारी चीज़ें समझनी है। और इसके बाद आपका असाइनमेंट भी है और क्विज भी, आखिरी असाइनमेंट और आखिरी क्विज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंपेयर न्यूरल नेटवर्क्स विद अदर एल्गोरिथम्स। देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स आप लोगों ने, जी आज क्विज भी है और एक असाइनमेंट भी है। न्यूरल नेटवर्क आप लोगों ने जितना भी सुना होगा, तो उसमें बेसिकली आपने कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके नाम में ही बेसिकली इसकी मीनिंग छुपी हुई है, न्यूरल। तो न्यूरल बेसिकली न्यूरॉन्स से इंस्पायर होके बना गया। और हमने पहले भी बात की है, मशीन लर्निंग हो या AI हो या जो भी चीज़ें हो, ये बातें मैं हमेशा करता रहा हूँ कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंसानों की तरह की प्रोडक्शन करें, इंसानों की तरह सोचें, इंसानों की तरह एक्ट करें। AI क्या है, इंसानों की तरह सोचें, इंसानों की तरह एक्ट करें। तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी क्या है, AI की सब ब्रांच है। तो AI की सब ब्रांच में भी यही होना चाहिए कि हम कुछ इसी तरह का काम कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें ना ह्यूमन से इंस्पायर होकर डिज़ाइन की गई। जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम आपने पढ़ा AI में, वो भी ह्यूमन नेचर से इंस्पायर होकर बनाया गया कि ह्यूमन किस तरह से, ह्यूमन की नेचर, जो नेचर ने जिस तरह से ये सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पर जेनेटिक एल्गोरिथम आ गया। और भी नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम है हमारे पास, हमने पढ़े नहीं है, लेकिन व्हेन वी आर इन ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो उसमें हम ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ सकते हैं, लाइक फ्लॉकिंग बर्ड, एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। इस तरह के जितने भी एल्गोरिथम है वो सब कुछ उसी फील्ड में आए थे। तो ये न्यूरल नेटवर्क जो है बेसिकली न्यूरॉन से इंस्पायर होकर बने। और हमारे जिस्म के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है जो कि मैसेज को पास करते हैं, और इन द एंड एक फाइनल मैसेज हमें डिलीवर होता है। मतलब जैसे कि फर्ज करें मेरे दो हाथ हैं, तो किसी एक हाथ पे मेरे कोई गर्म चीज लग गई, तो यहाँ का न्यूरॉन एक्टिव होगा, राइट साइड का न्यूरॉन, राइट हैंड का न्यूरॉन एक्टिव होगा। लेफ्ट साइड पे भी न्यूरॉन मौजूद है लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। तो राइट साइड का न्यूरॉन एक्टिव होगा, वो मैसेज आगे पास करेगा दूसरे न्यूरॉन्स को, और वो न्यूरॉन से ट्रैवल करते हुए फिर वो जहां उसको मैसेज भेजना है वो मैसेज चला जाएगा, ब्रेन पे मैसेज जाएगा, ब्रेन से दोबारा एक मैसेज जनरेट होगा कि भाई ये चीज गर्म है, आप अपना हाथ डालो। तो ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये तमाम चीजें हो जाती हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं कि डिफरेंट न्यूरॉन्स है, कोई न्यूरॉन किसी वक्त एक्टिव होता है, कोई न्यूरॉन किसी वक्त एक्टिव होता है। तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये जरा देख लेते हैं कि इसकी मोटिवेशन क्या है। नॉन लीनियर हाइपोथेसिस, नॉन लीनियर का मतलब आपको पता है कि जहां पर आपको क्लासिफिकेशन करनी है, बट वो स्ट्रेट लाइन से नहीं हो सकती। मतलब जैसे ये एक हाइपोथेसिस है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइपोथेसिस, इस स्लाइड को जरा सुकून से देख लीजिएगा।
न्यूरल नेटवर्क पढ़ने का मकसद समझ में आ जाएगा। ये एक नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन है आपके लेफ्ट साइड पर, और आप क्लियरली ये बात जानते हैं जिन लोगों ने शुरू से क्लासेस ली हैं और क्लासेस को समझा है कि जब भी मुझे स्ट्रेट लाइन क्लासिफिकेशन में करनी होती है तो आई डोंट नीड एनी डिग्री। मतलब सिंपल क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको याद हो लीनियर रिग्रेशन की लाइन, लीनियर वाली, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स या थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, तो देयर इज नो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इन माई क्लासिफिकेशन या क्लासीफायर। लेकिन जब भी मैं नॉन लीनियर की बात करता हूं तो जितना ज्यादा मैं नॉन लीनियरिटी की तरफ जाऊंगा उतना ज्यादा मेरी जो इक्वेशन है क्लासीफायर की वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। अगर आपको याद हो फ्रॉम द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कोर्स और फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि नॉन लीनियरिटी का ताल्लुक किस चीज से, ये जो आप मॉडल ड्राइव कर रहे हैं, मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नॉन लीनियर होगा तो आपकी इक्वेशन में पॉलिनोमियल इंक्रीज होते रहेंगे। इज इट क्लियर? याद आ रही है ये बात? ये बात याद आ रही है आपको कि जब भी नॉन लीनियरिटी की तरफ मैं जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, मेरा क्लासीफायर जो है उसकी जो इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन के अंदर मेरे पास जो पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। ये बात याद है या नहीं याद आप लोगों को? तो ये बात हमने पहले भी की थी, ठीक है ना। तो अब फर्ज कर लें कि हमारे पास वही हमारी हाउस प्राइस प्रोडिक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये देखें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स आ गए, नंबर ऑफ साइज आ गया, रूम बेडरूम्स आ गए, नंबर ऑफ फ्लोर्स आ गए, एज आ गई। सपोज करें कि वी हैव 100 फीचर्स आर देयर, हमारे पास 100 फीचर्स हैं। और जब हमारे पास 100 फीचर्स हैं तो क्लासिफिकेशन के टाइम पे उन 100 फीचर्स को हमें यूज करना है। तो सपोज कर लीजिए कि हम उन 100 फीचर्स को यूज कर रहे हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा क्लासीफायर में बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, फीचर्स के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट करें मैंने थीटा नॉट लिया, फिर सिर्फ x1 लिया, x2 लिया, फिर x1 x2 को लिया, फिर x1 स्क्वायर x2 को लिया, एंड सो ऑन। सपोज कर लें कि फीचर्स बहुत ज्यादा हो गए और हम सपोज कर लें कि हम सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल पे काम कर रहे हैं। मतलब हमने सोचा ये कि हमें पॉलिनोमियल ड्राइव करना है वो सेकंड ऑर्डर करना है। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पावर 2 होगी, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पावर 2 के वो बना लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, फिर x1 का x2 के साथ सिंगल, तो दोनों पे पावर होगी 1 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 x1 x3 2 x1 x4 2 x1 x100 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर x2 स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर मैं इन फीचर्स को ड्राइव करने की कोशिश करूं तो ये 5000 फीचर्स हमारे पास इक्वेशन में आ सकते हैं। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आए? जरा इसको देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। जी ये लाइन समझ में आ गई सबके? ये अगर फर्ज कर ले मैं सेकंड ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ तो क्या ये लाइन सबकी समझ में आ गई? तो सोचिए कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाएगा। सिर्फ ये बताने का मकसद है कि आपका मॉडल कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर है। अगर मैं फर्स्ट करें थर्ड ऑर्डर पे जाने की कोशिश करूँ तो मेरा मॉडल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर पे जाने की करूँ तो मेरा मॉडल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल ये दी हुई है कि अगर n इज टू 100 की बात कर लें तो 1,70,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस तरह की केसेस में हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल ड्राइव हो रहा होता है। तो इसको अगर हम न्यूरल नेटवर्क से कर लें तो क्या फायदा होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले और 2-3 चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें इंस्टेड ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम टेक इट इज फॉर क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ कि मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के इस तरफ जितने लोग हैं वो एक क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लाइन के उस तरफ जो लोग हैं वो दूसरी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे पास ये देखिए ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। सही है? मतलब ये मैंने थ्योरी लिख दी जो मैंने आपको बताई है बात।
our way around is to only include a subset of quadratic features. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ quadratic features इंक्लूड करें तो भी वो बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ना हमारे लिए न्यूरल नेटवर्क ज्यादा बेहतर है। ये देखें, अगर हम क्यूबिक टर्म को इंक्लूड करें तो हमारे फीचर 1,70,000 हो जाएंगे। अगर हम फोर्थ ऑर्डर को इंक्लूड करें तो जितने ज्यादा हम सिस्टम को इंक्लूड करते रहेंगे चीजों को उतना ज्यादा। और ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जब हमारे पास सिर्फ 100 फीचर्स हैं, सिर्फ 100 फीचर्स हैं। अगर हमारे पास फीचर्स और ज्यादा हो, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर इतने सारे फीचर्स कौन सी प्रॉब्लम में होते हैं, इतने सारे फीचर्स कौन सी प्रॉब्लम में होते हैं। तो किसी के पास कोई प्रॉब्लम है ऐसी जिसमें फीचर ज्यादा होते हो हमारे पास? इमेज है, बिल्कुल। इमेज के अंदर हमारे पास फीचर्स बहुत होते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल पिक्सल हमारे पास एक सेपरेट फीचर का काम कर रहा होता है। ये देखिए, हाँ बिल्कुल, मतलब आप एग्जाम्पल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल कोई सी भी हो, वॉइस की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल कोई सी भी हो, लेकिन अगर हम इमेज की बात कर लें, कंप्यूटर विजन की अगर हम बात कर लें, वॉइस रिकग्निशन में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर विजन की बात कर लें, इमेज प्रोसेसिंग की बात कर लें, तो जब भी हमारे पास इनपुट इमेज एज एन इनपुट आएगी, वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देख, फर्स्ट करें कि ये एक कार है और हमें इस पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लगानी है कि ये कार है या नहीं है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, हम इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कैसे देखता है हमें पता है बात, कि वो हर जगह को एज एन इंडिविजुअल फीचर को एज ए पिक्सल कंसीडर कर रहा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इतनी सी जगह पे देखें, ये कैमरा इस तरह से देख रहा होगा और जब हमें ये इनपुट मिलेगा तो हर इंडिविजुअल पिक्सल एज अ फीचर काम कर रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो सोचिए पूरी इमेज जो है, अगर ये इमेज 540 बाय 620 है तो इतने फीचर्स हमारी इमेज में होंगे। क्लियर हो रही है बात? जी, सबको ये बात क्लियर हो रही है? ये देखिएगा, और फिर सोचिए कि अगर हमारी इमेज कलर इमेज हो, आरजीबी हो, तो फिर हर पिक्सल को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये कार है या नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेक्शन प्रॉब्लम या कोई कलर रिकग्निशन प्रॉब्लम। कंप्यूटर विजन की बात हो रही है, तो हम ये नहीं कह रहे, हम ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ जो डिटेक्शन प्रॉब्लम होती है, जहाँ रिकग्निशन प्रॉब्लम होती है, जहाँ हमें सिर्फ ये बताना होता है कार है या नहीं है, जहाँ पर हम सिर्फ वी आर आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज, तो हम सिर्फ ग्रे इमेज यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कलर इमेज यूज करनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जो अभी हम बात कर रहे थे वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये देखें, तो हर पिक्सल जो है, हर पिक्सल आपका हर पिक्सल एज अ फीचर काम कर रहा होगा, आपका हर पिक्सल एज अ फीचर काम कर रहा होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये देखें, अगर फर्ज कर लें एक छोटी सी इमेज, इतनी छोटी इमेज होती नहीं है, लेकिन फर्ज कर लीजिए 50 बाय 50 की इमेज है। सिंपल सिंपल वही वाली बात कर लें जो आपने कोड किया था क्लास में, डिजिट रिकग्निशन का, जिसमें डिजिट जो थे आपके पास 0 से लेके 9 तक थे, तो 8 बाय 8 का मैट्रिक्स था। ये 50 बाय 50 है, तो पॉसिबिलिटी है कि छोटी इमेज भी हो, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि एक छोटी सी इमेज है 50 बाय 50 पिक्सल, तो 2500 पिक्सल्स हो गए। तो देखें 1 से लेके 2500 पिक्सल हर इमेज के लिए, हर पिक्सल एज अ फीचर काम कर रहा होगा। और सपोज कर लीजिए कि अगर इमेज कलर इमेज है तो 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7500 फॉर एवरी इंडिविजुअल पिक्चर, तो यू हैव 7500 फीचर्स आर देयर। क्लियर? और फिर अगर फीचर्स को क्वाड्रेटिक कर लें कि भाई हर फीचर को दूसरे से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3 मिलियन फीचर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इमेज के। 3 मिलियन फीचर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इमेज के, क्योंकि 1 2 के साथ भी करेगा, 3 के साथ भी करेगा, 4 के साथ भी, 1 जाएगा 2500, तो 1 के 2500 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हर पिक्चर के 2500, हर पिक्चर के, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो ऐसी जगहों पे हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं। उसकी मोटिवेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लें, थ्योरी कहाँ से आई, किस तरह से ये बना और किस तरह से ये काम करता है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, मैंने आपको शायद पहले भी ये बताई थी बात, या नहीं बताई थी तो दोबारा बता रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क बेसिकली 80s और 90s में आ चुके थे, बट पॉपुलैरिटी जो है इनकी खत्म हो गई थी 90s में। उसका रीजन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? न्यूरल नेटवर्क की पॉपुलैरिटी जो है वो 90s में खत्म हो गई थी, 2000 के बाद दोबारा से ये ऊपर है। क्या रीजन है इसका आपके ख्याल में? इट्स नॉट अबाउट डेटा, बड़ा अच्छा आप प्रोसेसिंग पावर, ठीक है ना, बिल्कुल।
आपके पास प्रोसेसिंग पावर नहीं थी। देखें आप बात कर रहे हैं नॉन लीनियरिटी की, और आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस को आपने मिमिक कॉपी करनी है ह्यूमन ब्रेन की, मिमिक करना है ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है। तो न्यूरल नेटवर्क उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। जब उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और आपके पास इतने अच्छे प्रोसेसर्स नहीं थे उस वक्त। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे सिस्टम एडवांस हो रहा है तो अब देखिए आप डीप लर्निंग की तरफ चले गए। ये न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक्स ना 14 क्लासेस तक जा सकता है, और जब ये 14 क्लासेस तक जाएगा तो ये डीप लर्निंग का कोर्स बन जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है हम एक क्लास में कितना कवर कर सकते हैं वो करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर वैरायटी है, एक एक चीज को डिटेल में समझाया जा सकता है। ये मोटिवेशन ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि हमारे न्यूरॉन्स के हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली एक कॉर्टेक्स है जिसका नाम है ऑडिटरी। ये जो है लर्निंग के लिए है। अगर हम इसको कट करके अगर हम इसको कट करके अगर हम इसको कट करके इस वाली कॉर्टेक्स से ज्वाइन कर दें सेमेटो सेंसरी, तो बेसिकली ये देखने लग जाएगी। मतलब ये है कि हमारी मर्जी से हम ये काम कर सकते हैं, ऑल दो कि हम इस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने न्यूरल नेटवर्क पर आ रहा हूँ। ये न्यूरल नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेंड्राइड है, न्यूक्लियस है, एक्सन है, ठीक है। हम मिमिक ये कर रहे हैं, देखें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कर रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास कर रहा है, वो यहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो उसके इनपुट पे काम कर रहा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, और एक छोटा सा न्यूरॉन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन बेसिकली एक लॉजिस्टिक यूनिट है। लॉजिस्टिक का वर्ड आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सुना है। इनपुट कैसे देते हैं? इनपुट वायर्स के जरिए। लॉजिस्टिक यूनिट जो होता है वो जो बिल्कुल फ्रंट आखिर में होता है वो कंप्यूटेशन करता है, और इन बिटवीन क्या होता है आपके पास डिफरेंट वायर्स होती हैं। ये एक इसका स्ट्रक्चर है। ये सिंगल न्यूरॉन है। इसको पहले सुकून से समझेंगे, बिल्कुल सुकून से समझेंगे। जब ये समझ में आ जाएगा तो मैं आपको न्यूरल का एक नेटवर्क पूरा न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन के अंदर ये आपके सपोज कर लीजिए कि 3 फीचर्स हैं। ये 3 फीचर्स हैं, और ये तीनों फीचर्स इनपुट जा रहे हैं आपके डिसीजन में, जो आपने डिसीजन लेना है। अच्छा, वी आर इन अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो हमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ये पता होता है कि 0 या 1 देना होता है, ठीक है ना। 0 या 1 मतलब एक से ज्यादा अगर इनपुट हो मल्टी क्लासिफिकेशन तो 0 1 2 3, लेकिन फिलहाल हम 0 1 की बात कर रहे हैं। सिंपल सुकून से देखते हैं कि ये 3 इनपुट है आपके। इन 3 इनपुट की अगर हम बात करें तो ये 3 इनपुट तीनों इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब है इसका भी इनपुट जा रहा है, इसका भी इनपुट इस पे जा रहा है, और इसका भी इनपुट इस पे जा रहा है। क्लियर है ना बात? यहाँ भी ये डिसाइड करना होता है कि ये जो इनपुट जा रहा है ये इनपुट कितना कितना जाना चाहिए, तो हम वेट असाइन कर देते हैं। वेट मतलब वही चीज जो हमने पहले पढ़ी है, ये कितना कितना इनपुट जा रहा है तो हम यहाँ पर वेट असाइन कर देते हैं। और θ1 इसको असाइन कर दिया, θ2 इसको असाइन कर दिया, θ3 इसको असाइन कर दिया। अगर हम सुकून से देखें तो आप बोलेंगे सर ये तो वही लॉजिस्टिक वाला लग रहा है कि θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3। ये देखें, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3, ऐसा ही है। और हम इसको हाइपोथेसिस कह देते हैं h ऑफ x। ये वही थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लिनियरिटी की इक्वेशन है, θ1 x1 θ2 x2 θ3 x3, ऐसे ही है ना। याद आ रहा है कुछ? याद है नहीं बात जी? तो ये सिंपल सा न्यूरॉन उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम इसको कहते हैं भाई, चूंकि आप जो हैं हम आपके साथ एक 22 यूनिट भी ऐड कर देते हैं जिसे हम θ0 कहते हैं। बिल्कुल ये वही चीजें जो आप पहले पढ़ के हैं। हम इसके बाद एक θ0 भी ऐड कर देते हैं। ये क्या होता है? 22 यूनिट होता है। 22 का मतलब क्या होता है कि हम इसमें कुछ चीज ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी मर्जी के आंसर में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ना हो। अब जब ये आंसर आ जाता है तो इसको हम, जाहिर सी बात है, इसको सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर, मतलब इसको एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर सेंड कर देते हैं। तो जी का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन फंक्शन है। इज इट क्लियर? ये एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है ये एक से ज्यादा तरह का हो सकता है। हमने लॉजिस्टिक यूनिट के अंदर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर
जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिग्मॉइड, हम उसी पे रहते हैं अभी। अदरवाइज हम और भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक रेलू फंक्शन भी है, ठीक है, और भी है हमारे पास। तो फिलहाल मैं दो को डिस्कस कर दूंगा, एक सिग्मॉइड एक रेलू। फर्स्ट करिए, सिग्मॉइड हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है, और सिग्मॉइड क्या होता है, इस पूरे को अगर हम नाम दे दें, इस पूरे को हम नाम असाइन कर दें z, इस पूरे को अगर हम z असाइन कर दें तो आप कहेंगे सर ये z बन गया। तो बेसिकली h ऑफ x किसके बराबर हो गया, आप कहेंगे सर h ऑफ x बराबर हो गया सर g ऑफ z के। और z क्या है, बेसिकली g ऑफ z क्या है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये इस तरह से बन जाएगा कि सर 1/1 प्लस, याद है ना आपको ये फॉर्मूला, याद आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है, सिग्माइड का। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इनपुट देंगे, कुछ वेट असाइन होंगे, कुछ वेट असाइन होने के बाद उसमें कुछ बाई जेड होगा, बाई जेड होने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी, और जेड जो है वो एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जाएगा। एक्टिवेशन फंक्शन की चॉइस जो है वो देखनी पड़ेगी कौन सी यूज करनी है। फिलहाल हम सिग्मॉइड कह रहे हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमें इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका बिहेवियर भी हमें याद है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, सबको याद होना चाहिए इसका बिहेवियर। क्या बिहेवियर था इसका, इसका बिहेवियर ये था कि ये 0 और 1 के दरमियान में हमें आंसर करता है, ऐसा ही है, थोड़ा इस तरह का बिहेवियर था। और ये 0.5 होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है 0.5 होता है, तो ये जो नंबर है वो 0.5 होता है। इसका मतलब है अगर z की फंक्शन की वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो तो हम 1 कह देते हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू 0.5 से कम हो तो हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन, ये बहुत क्लियर सी बात है, ऐसा ही है। ये एक न्यूरॉन का, एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा, इस सिंगल न्यूरॉन के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम यहाँ पर एक अपने पास से एक फीचर ऐड कर देते हैं, उस फीचर को हम कहते हैं x0, और वो हमारे बाइस्ड होता है। बाइस्ड का मतलब ये होता है हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। अगर आपको ये बात याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो अभी आ जाएगी। हम इसको कह देते हैं x0। ये x0 जो है, इसके साथ जो फीचर ऐड बाइस्ड यूनिट, इसके बाद जो वेट ऐड होता है वो थीटा नॉट हो जाता है। और थीटा नॉट जो है, एक्स नॉट की वैल्यू हार्ड कोडेड 1 होती है, ताकि हम एक मैट्रिक्स बना सकें जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये एक्स नॉट x1 x2 x3 वेयर x नॉट इज इक्वल टू, वेयर x नॉट इज इक्वल टू 1, ताकि हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। इज इट क्लियर, ताकि हम जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, वेक्टराइज की फॉर्म में लिखें, तो ये एक थीटा का वेक्टर हो गया और एक एक्स का वेक्टर हो गया। अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं सर थीटा एक्स, और थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा एच, ठीक है, थीटा ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों आएगा, ट्रांसपोज इसलिए आएगा सर क्योंकि रोज और कॉलम का साइज बराबर होना चाहिए। तो इसको थीटा ट्रांसपोज कर दिया, इसको एक्स कर दिया। तो हम इसको वेक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी एक न्यूरॉन को लिखने की कोशिश करूंगा तो थीटा पे नंबर असाइन कर दूंगा। फर्स्ट करिए मैंने बोले थीटा 1 है, 1 का मतलब है क्या, 1 का मतलब है बताता हूँ आपको। तो आप बोलेंगे सर थीटा 1 एक्स, और एक्स कौन से है ये। तो इस तरीके से हम थीटा को बता सकते हैं कि भाई ये न्यूरॉन इसके लिए काम करे। तो ये एक न्यूरॉन के लिए काम हो रहा है। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब डिफरेंट न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे तो आपको शायद मसला हो सकता है। अगर अभी आपको कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। तो आप ये बात क्लियरली समझ गए कि ये जो हाइपोथेसिस है इसके दो काम होते हैं। इसका पहला काम क्या होता है कि ये इक्वेशन को सम करता है, ठीक है, और ये लीनियर होती है, ये लीनियर होती है, कोई पावर वावर नहीं आ रही होती। तो इसके बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एक्स नॉट, ठीक है। जब एक्स नॉट थीटा नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा नॉट ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है। ट्रांसपोज इसलिए किया है बेटा कि दो मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस। देखिए इसमें इस वक्त एक कॉलम है, एक कॉलम है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक कॉलम 4 रॉस से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। जब ये ट्रांसपोज होगा तो रॉस कॉलम में जी नहीं जाएंगी, तो इसमें 4 कॉलम हो जाएंगे। 4 कॉलम 4 रॉस से मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
बहुत बेसिक सी बात है। और ये जब मैंने की थी जब हम मल्टीपल वेरिएबल पढ़ रहे थे लीनियर रिग्रेशन के बाद। इज इट क्लियर? कोई और सवाल? अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये जो आपका हाइपोथेसिस है इसके दो काम है। तो फॉर इंडिविजुअल न्यूरॉन इसके दो काम है, एक स्टेप 1 कह लें और एक कह लें स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 क्या है सर? ये समराइज करता है, ओ सम करता है इसको। ठीक है, ये सम करता है, जी की वैल्यू आ जाती है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मिड टर्म में कुछ लोगों ने गलती की थी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने। तो ये सम करता है और सम के बाद इसको एक्टिवेशन फंक्शन में पुट करता है। तो स्टेप 1 क्या है कि इस इक्वेशन में पुट करेगा, स्टेप 2 क्या है, इसको एक्टिवेशन में पुट करेगा और फिर एक वैल्यू निकालेगा 0 से 1 के दरमियान। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? बेटा देखिए, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इसके दो काम है। पहला काम क्या है, मतलब है तो एक ही काम, वो दो हिस्सों में होता है। इसको हमें 0 या 1 रिटर्न करवाना है। ये हमें या तो 0 या 1 रिटर्न करेगा। तो पहले ये तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज जितने भी आपके इनपुट है सब इस इक्वेशन में पुट होंगे। हर किसी का कोई ना कोई वेट होगा, ये सारे वेट अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग ही होता है। आप इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से आपको इस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इस नंबर को आप इस जगह पे पुट करेंगे, इस z को आप यहाँ पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? एप्सिलॉन टू द पावर माइनस z की जगह पे। ये इक्वेशन आपको 0 से 1 के दरमियान में एक नंबर देगी। आप कंपेयर करेंगे, अगर वो नंबर 0.5 से बड़ा है तो आप कह देंगे 1, अगर वो 0.5 से छोटा है तो आप क्या कह देंगे? 0। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, वी हैव वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, बट सारे न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होते। कोई न्यूरॉन एक्टिव हो रहा होता है, कोई न्यूरॉन एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो जो न्यूरॉन एक्टिव हो रहा होता है वो आगे 1 भेजता है, जो न्यूरॉन एक्टिव नहीं हो रहा तो वो आगे 0 भेजता है। इज इट क्लियर? और देखें, अभी मैं सिर्फ एक न्यूरॉन के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये न्यूरॉन जैसे ही मुझे वैल्यूज देगा और मैं इस तरह से कोई आंसर हासिल करूंगा, तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड प्रोपगेशन। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड प्रोपगेशन। सिर्फ हमने एक के लिए काम किया है ना, तो मैं एक के लिए बोल रहा हूँ फॉरवर्ड प्रोपगेशन। कि आप इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ये पूरा मैकेनिज्म कहलाएगा फॉरवर्ड प्रोपगेशन। बेटा बता दूंगा अभी, ठीक है? फॉरवर्ड वो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करता, वो देखता है कि कौन बड़ा है, बस वो 0 और 1 के दरमियान में से। बहुत आसान है। एक्टिवेशन फंक्शन इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब सारे टॉपिक ही इतने बड़े हैं कि उसमें पूरी एक क्लास आ सकती है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है। वो अगेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिग्मॉइड ही समझ लें, बहुत है, मैं रेलू भी बता दूंगा आपको। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या है कि आप स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, ये कहलाता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इज इट क्लियर और नॉट? कोई सवाल है यहाँ तक? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आई हैव टेकन ओनली वन न्यूरॉन। ये सिर्फ एक न्यूरॉन के लिए काम हो रहा है। व्हेन यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के लिए ये थीटा नॉट 1 2 3 के सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जब आप रॉज और कॉलम की बात करेंगे तो एक से ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, तो थीटा नॉट नहीं आएगा। फिर देखें क्या आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? कोई सवाल? चले फिर व्हाइट बोर्ड पे आइए थोड़ी देर के लिए। एक देखिए, दो तरह के एक्टिवेशन फंक्शन है। मैं आपको वो रेलू बता देता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। बेसिकली रेलू फंक्शन है इस तरह का है कुछ, ये लीनियरिटी पे काम करता है।
आप इसका ग्राफ इस तरह पे ड्रॉ कर लें, ठीक है, इसको 0 कह लें, और बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज है ही नहीं। ये फंक्शन ये है इसका, मैक्सिमम y, 0। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप इसको अगर समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है कि इफ y इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जो आपने प्रेडिक्ट किया है कौन सी वाली चीज, इस वाले फॉर्मूले से h ऑफ x थीटा नॉट प्लस थीटा 1, इससे जो प्रेडिक्ट किया है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सिंपल सा है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो 0 है, एल्स क्या है, ये 1 है, सिंपल। ऐसा ही है ना, बस ये सिंपल सा है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इन दोनों में नेगेटिव में कौन बड़ा है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी 0 बड़ा है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप 0 प्रेडिक्ट कर दें, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप क्या प्रेडिक्ट कर दें, 1 प्रेडिक्ट कर दें। ये सिंपल सा रियली फंक्शन कहलाता है। अगेन कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, आप सिग्मॉइड पे आपके लिए यही काफी है, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हैं, आप मिक्स ना करें, आप उससे कॉस्ट फंक्शन भी समझ चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। मैं आपको न्यूरल नेटवर्क की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में आपको सिंगल न्यूरॉन पे समझा रहा हूँ, तो जब मल्टीपल न्यूरॉन होंगे तो क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको सारी चीजें सिंगल न्यूरॉन पे समझाई हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसको मल्टीपल न्यूरॉन्स पे समझा, मतलब एक लेयर ऐड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी स्लाइड के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स भी दिए हैं, तो वो वहां पर समझा दूंगा। फर्स्ट कर लें कि आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट वी कॉल x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, और ये एक इधर जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम कह दें थीटा 1 तो थीटा 2 थीटा 3, डोंट फॉरगेट टू ऐड वाइज यूनिट जो हमने खुद ऐड किया x नॉट, और उसकी वैल्यू हमें पता है 1 है, तो इसके साथ जो है वो थीटा नॉट। क्लियर, ये हमने खुद ऐड किया, ये हमें सारे न्यूरॉन में खुद ऐड करना पड़ेगा, सारे न्यूरॉन जितने भी होंगे उसके अंदर खुद ऐड करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि एक और भी, मतलब हम इसके बीच में एक कनेक्शन और बना दिया और वो सिंगल न्यूरॉन से एक और न्यूरॉन पे जा रहा है मैसेज, और अब जो आंसर आएगा उसको हम y कैप कह रहे हैं। y कैप बेसिकली क्या है, हमारा h ऑफ x की जो भी प्रेडिक्शन होगी, तो यहाँ जो वो होगा वेट, उसको थीटा 4 कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि y इज इक्वल टू थीटा नॉट x नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह की है कि हमें एक डेटा गिवन है ये वाला, प्ले स्टडी स्लीप, और आउटपुट है 1 या 0। अब हम वी आर नॉट आफ्टर के क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आउटपुट 1 या 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पूरा वो फर्स्ट करें 2 आवर्स इसने प्ले किया, 4 आवर्स इसकी स्टडी है, और 8 आवर्स ये सेलेक्ट करता है, और आउटपुट जो हमें 1 सपोजिशन है। ये सारी बातें मैं हरी बिल्कुल एंड में बताऊंगा, बिल्कुल एंड में, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लीजिए कि हमें ये डेटा सेट गिवन है, मतलब ये एक्चुअल ट्रेनिंग से पहले हमें एक्चुअल एग्जाम्पल गिवन है, तो ये पे बनाता है, हमें पता है ना कि हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, जब तक हमें एक्चुअल डेटा गिवन ना हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। I already knew that the output is 1, ठीक है ना। अब फर्स्ट कर लीजिए कि मैं ये सब इनपुट देता हूँ, थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 को मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, ये मैंने रैंडम असाइन की। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन में आप ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से इन वैल्यूज को अगर रैंडम असाइन करके आप इसको मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ये वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर। अब हमने क्या किया, हमें कुछ नंबर मिला, वो नंबर हमने फिर क्या किया, हमने एक और इक्वेशन बनाई, उसके फर्स्ट करें हम y1 कह रहे हैं, इसको हम y2 कैप कह रहे हैं, तो y1 कैप से हमें कुछ मिला, हमने y2 कैप में क्या किया, थीटा 4, जो भी इसने इनपुट दिया उसको दे दिया। फर्स्ट करें इसको हम कह रहे हैं, इसको हम कह देते हैं a1, तो थीटा 4 a1, इसने हमें ये इनपुट दिया और फिर हमने इसको प्रेडिक्ट करवा लिया जी, ठीक है। इस तरीके से हमें कुछ आंसर मिल गया। सपोज कर लीजिए तो जो हमें आंसर मिला वो मिला 0, सपोज कर लीजिए कि जो हमें फाइनल आंसर मिला वो मिला 0, और वी ऑलरेडी न्यू दैट द एक्चुअल आंसर इज 1,
तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 1, ऐसा ही है। हम एरर कैसे निकालते हैं? एरर कैसे निकालते हैं? हम एरर कैसे निकालते हैं? जी सर, हम एरर कैसे निकालते थे? ठीक है ना। और एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्ट, अगर आपको याद हो तो बेसिकली बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम यहाँ 1 और 0 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला ऐड कर देंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अभी हम कॉस्ट फंक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल एरर का फॉर्मूला वही होगा जो आप लोग बता रहे हैं, लॉस या एरर क्या लें उसे, y कैप माइनस y, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी और फॉर पॉजिटिव मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आए। बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है ना। y कैप माइनस y, वी आर नॉट आफ्टर, बेसिकली हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे सर आपने समीशन वमीशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिंगल एग्जाम्पल है, तो सिंगल एग्जाम्पल के लिए देयर इज नो नीड फॉर समीशन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। सिंपल आ गया और हमारा एरर आ गया था, मैक्सिमाइज हो गया। अब मुझे क्या करना होगा सर कि मैं इस एरर को कम कैसे कर सकता हूँ? कौन बताएगा कि मैं इस एरर को कम कैसे कर सकता हूँ? कौन बताएगा? इस एरर को मैं कम कैसे कर सकता हूँ? कौन बताएगा? सभी बता सकते हैं, सब लोग जवाब दे सकते हैं क्लास में जितने भी लोग हैं। ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से, ऑप्टिमाइजर के थ्रू, क्यू की वैल्यू को सेट। सबसे बेहतर जवाब ये है, मतलब सारे जवाब बेहतर हैं, सबसे बेहतर जवाब ये हो गया कि सर हमें थीटास को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटास जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, ऐसा ही है ना। बाकी आपके जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्टिमाइजर यूज करें, ऑप्टिमाइजर डिफरेंट हो सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, वो बात की बात है कि ऑप्टिमाइजर जो होते हैं, लेकिन मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो आपका सवाल का जवाब ये होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर, अगर आप बिल्कुल ही लर्नर्स हैं, कि सर थीटास को एडजस्ट करें, क्योंकि थीटास डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ऐसा ही है या नहीं है? ये थीटा जो भी आपने रखे हुए थे वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि हमने रैंडम सेलेक्ट किए थे। तो थीटास कैसे एडजस्ट होते हैं, वहां हमें जरूरत पड़ती है ऑप्टिमाइजर की, और ऑप्टिमाइजर बेसिकली वही चीज है जो आप पढ़ के आए। बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं, अगेन इस पे भी एक पूरा लेक्चर बन सकता है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट की। क्लियर हो रही है बात? इसमें भी डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि हमें ऑप्टिमाइजर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये एरर कम करना है। और हम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ एक दफा पे किया, वरना मैं सब पे करता है काम। मैंने सिंगल के लिए काम किया ताकि सिंगल पे समझ में आ जाए। ये बात समझ में आ गई? तो ग्रेडियंट डिसेंट आप सबको याद होगा, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग फौरन ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा।